हेलो बच्चों, मेरा नाम है सुशील एंथोनी और मेरे पास 20 साल का क्लिनिकल एक्सपीरियंस है और मैं पिछले कई सालों से बच्चों को बायोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, नीट की प्रिपरेशन करा रहा हूँ। और हम लोगों ने कल पढ़ लिया था स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन। अब आज हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हमने 4 स्टेप्स पढ़े थे, जिसमें ब्रीदिंग था, इनहालेशन, एक्सहेलेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन और सेलुलर रेस्पिरेशन। अब हम जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, जिसमें इनहालेशन और एक्सहेलेशन जो है, अब हम पहले उस प्रोसेस को देखेंगे। देखिए, आपने ये तो सीख लिया कि इनहालेशन और एक्सहेलेशन जो है स्टेप्स ऑफ रेस्पिरेशन में, लेकिन हमारी जो थोरेसिक कैविटी है, हाँ, वो थोरेसिक कैविटी किस प्रकार से मैकेनिज्म करती है जिससे कि हमारा ये इनहालेशन और एक्सहेलेशन होने पाता है। बाकी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन, सेलुलर रेस्पिरेशन वो बात की बात है। पहले अपने को ये देखना है कि अब ये होता कैसे है, यहाँ पर क्या चीज़ फॉलो होती है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो आपका लंग्स है और आपका जो हार्ट है वो एक कैविटी में पड़ा हुआ है। उस कैविटी को हम बोलते हैं थोरेसिक कैविटी। शरीर के जितने भी जहाँ हमारा शरीर क्या एक स्केलेटन है। अगर आप बच्चों ने स्केलेटन देखा होगा, आप 11th के बच्चे हैं और स्केलेटन में आपने देखा होगा पूरा खोखला ही खोखला है, अंदर से पूरा वो क्या है, हॉलो है। और जितनी भी उसके अंदर हॉलो स्पेसेस है उन सब को हम क्या बोलते हैं, सीलोम। ठीक है, दोज आर कॉल्ड सीलोम। सीलो, आई डोंट नो स्पेलिंग इज राइट और रॉन्ग। सीलोम, सीलोम कुछ और नहीं है। सीलोम इसका दूसरा नाम है कैविटी का, यानी जो कैविटी होती है उसका दूसरा नाम क्या है, सीलोम। तो हम इन सब चीज़ों को देखने, सारे स्ट्रक्चर्स को देखने से पहले जिससे थोरेसिक कैविटी बनी है, ठीक, वो हम आपको बताते हैं। ऑलराइट, तो ये मैंने आपको बताया था। अगर हम इस थोरेसिक कैविटी को मान लीजिए यहाँ से कट करके उसके अंदर झांकते हैं, अब बाहर से तो कुछ दिख ही नहीं रहा है, बाहर से आपको शर्ट दिख रही है और को तो कुछ नहीं दिख रहा ना, लेकिन हम अब इसको काटेंगे और काट के हम अंदर की ओर झांकेंगे कि अंदर कैसे कैसे बनी है। तो मान लीजिए कि हमने इसको ऐसे करके ये काट लिया, ये क्या है, थोरेसिक कैविटी है। दिस इज थोरेसिक कैविटी, या आप इसको सीलोम भी बोल सकते हैं। ठीक, थोरेसिक सीलोम, ये थोरेसिक कैविटी है और हम इसको खींच के थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेते हैं। ठीक है, अब ये एक हॉलो हो गया। अब हम उसके अंदर ऐसे करके झांक रहे हैं। जब आपने उसके अंदर झांका तो यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 लंग्स पड़ेंगे। थोरेसिक कैविटी की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या देखा कि 2 ठो लंग्स पड़े हुए हैं। उस डब्बे के अंदर क्या पड़े हुए, 2 ठो लंग्स पड़े हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक ट्रकिया आई और ट्रकिया क्या हो गई, फिर ब्रोंकाई में बदल के दोनों लंग्स के अंदर घुस गई। ये 2 स्ट्रक्चर हमने देखे थे। उसके बाद हमने यहाँ पर देखा था हार्ट है, हियर इट इज हार्ट। हार्ट 2 लंग्स के बीच की जो स्पेस होती है उसे हम क्या बोलते हैं, मीडियास्टिनम बोलते हैं। तो हार्ट कहाँ पड़ा होता है, मीडियास्टिनम में। इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि जो थोरेसिक कैविटी है, वो थोरेसिक कैविटी क्या है, एक कवरिंग से कवर्ड है। एक कवरिंग जो है वो तो जितना भी रिब केज है, सॉरी रिब केज में बोल रहा हूँ, थोरेसिक कैविटी यानी जो हड्डियों के पास जाके लगी हुई है, ये वो है। और दूसरी आपको मैं, ये इतना स्पेस नहीं होता है लेकिन मैं आपको समझाने के लिए इतना स्पेस बना रहा हूँ। और दूसरा कहाँ पे पाई जाती है, ये पूरा लंग्स को कवर करके धरती है। ठीक है, ये ऐसे लंग्स को क्या करती है, ऐसे कवर करके धरती है। इसको हमने क्या कहा था, दिस वॉज कॉल्ड एज प्लूरा। ये जो दोनों कवरिंग्स है ना, इसको हमने क्या कहा था, प्लूरा। ठीक है, फिर आपने देखा था कि ये जो हड्डियों के पास है, या जो क्या बोलना चाहिए उसे, जो बैक साइड में है, इसको हमने क्या कहा था, पैराइटल प्लूरा। दिस वाज पैराइटल प्लूरा। जो कि विसरा, विसरा मतलब होता है ऑर्गन, जो ऑर्गन के साथ चक्की हुई है, इसे हमने क्या बोला था, विसरल प्लूरा। फिर हमने आपको बताया था कि इन दोनों के अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। इन दोनों प्लूरा के बीच में प्लूरल स्पेस,
इन दोनों की इस जो जगह है इसको हम बोलते हैं प्लूरल स्पेस। ये जो पानी भरा हुआ है ये दोनों पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा के बीच में ये जो पानी भरा हुआ है सीरस फ्लूइड होता है, इसको हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड। दिस इज कॉल्ड प्लूरल फ्लूइड। यानी कि जब हम इनहालेशन करते हैं और हम एक्सहेलेशन करते हैं तो हमारे लंग्स का साइज घटता या बढ़ता है, उससे हमारे लंग्स में कोई फ्रिक्शन ना पैदा हो, हमारे लंग्स को इंजरी ना हो। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारी जो थोरेसिक कैविटी है किस किस चीज़ से मिलकर बनी हुई है। ठीक है। अब ये देखेंगे हमारा ये जो चेस्ट कैविटी है उसके सामने यहाँ पर एक बोन पाई जाती है। यहाँ पर एक बोन पाई जाती है। दिस बोन इज कॉल्ड स्टर्नम। ठीक। इस बोन को हम क्या बोलते हैं? स्टर्नम। स्टर्नम कहाँ पाई जाती है? ये सामने में। तो हम कुछ टर्म्स को यूज करते हैं जब हम बायोलॉजी को पढ़ते हैं, फिर आप आगे चल के नीट की परीक्षाओं को देंगे और आप इस देश के भविष्य के डॉक्टर बनने वाले हैं, तो आपको कुछ इसमें टर्म्स मालूम होने चाहिए। टर्म्स क्या होता है? जैसे हम अक्सर क्या बोलते हैं कि इसको जो सामने का पार्ट होता है इसे एंटीरियर बोलते हैं, पीछे का पार्ट होता है इसको पोस्टीरियर बोलते हैं, हमारा जो राइट साइड लेफ्ट साइड है इसे हम लैटरल बोलते हैं, ये जो हमारा राइट साइड है इसे भी हम लैटरल बोलते हैं। लैटरल मतलब होता है साइड साइड। ये लेफ्ट लैटरल हो गया, ये हमारा राइट लैटरल हो गया। लेकिन यहाँ पर जो आपके एनसीईआरटी बता रही है वो ये कह रही है कि इसको हम क्या बोलेंगे? वेंट्रल। इसको हम क्या बोल रहे हैं? वेंट्रल। वेंट्रल हम मोस्टली तब बोलते हैं जब कोई चीज़ क्या होती है जैसे लेटी है, अगर हम ऐसे लेटे रहें, ठीक है, तो तब उसमें बोलते हैं। लेकिन खैर एनी हाउ, तो इसको हम वेंट्रल भी बोलते हैं और इसको पीछे वाले को हम डॉर्सल भी बोलते हैं। ठीक है। ये आगे वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है। ठीक। तो यानी यहाँ हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा स्टर्नम है, ये स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? वेंट्रली। ये स्टर्नम कहाँ पाया जाता है? वेंट्रली। स्टर्नम कहाँ है? सामने वेंट्रली। ठीक। इसके पीछे में आप देखेंगे हमारी ये क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। यानी हम अगर बैक साइड में देखेंगे तो यहाँ पर क्या है? वर्टिब्रल कॉलम है। तो वर्टिब्रल कॉलम को हम ये बोल सकते हैं डॉर्सली। वर्टिब्रल कॉलम को हम डॉर्सली बोल सकते हैं, पीछे की ओर है, सामने वेंट्रल, ये स्टर्नम बोन है। ठीक। स्टर्नम के पार्ट अलग अलग, इसको ऐसे बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद हमारे दोनों साइड में इससे क्या आके जुड़ती हैं? रिब्स जुड़ती हैं। ठीक है। इससे क्या आके रिब्स जुड़ती हैं। और आपको मालूम है कि हमारे पास कितने पेयर ऑफ रिब्स हैं? 12 पेयर्स ऑफ रिब्स हैं। ठीक है। जिसमें 10 पेयर्स क्या है? ट्रू रिब्स हैं, और 2 पेयर्स जिसको फ्लोटिंग रिब्स बोलते हैं वो क्या है? फॉल्स रिब्स है। फॉल्स रिब्स उसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो जो फॉल्स रिब्स है वो फॉल्स रिब स्टर्नम से आके नहीं जुड़ती, वो सीधा आगे किससे जुड़ जाती है? इन रिब्स से। तो ये सब रिब्स है। अगर हम इसको ऐसे ऐसे कर दें यहाँ पर ही, तो ये क्या है? रिब्स है। ये क्या है? रिब्स है। ठीक है। ये क्या है? रिब्स है। ठीक है। हाँ, तो हम बोल सकते हैं कि रिब्स क्या है? लैटरली है। यहां हम लिख दें रिब्स किधर है? लैटरली है। ठीक है। फिर यहां पर एक और स्ट्रक्चर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? डायफ्राम। दिस इज वेरी थिक मसल। डायफ्राम इज अ मसल। और डायफ्राम मैंने आपको बताया था कि जो डायफ्राम, दिस इज अ डायफ्राम, दिस इज अ डायफ्राम। इसको हम क्या बोलेंगे? डायफ्राम। 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 और डायफ्राम का शेप कैसा होता है? डोम शेप। डायफ्राम कौन से शेप का है? डोम शेप का है। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं कि खाली रिब्स पड़ी हुई है। अब इन रिब्सों के बीच में यहाँ पर एक क्या होते हैं? मसल लगे होते हैं। ठीक है। ये क्या मसल है? ये मसल लगा हुआ था। दीज आर द मसल। ठीक है। ये क्या है? मसल है। तो हर रिब्स के बीच में मसल लगा हुआ होता है। ठीक। और इन मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इंटरकॉस्टल मसल्स।
So these are the intercostal muscles. Intercostal muscles. ठीक है, तो स्टर्नम वेंट्रली, वर्टिब्रल कॉलम डॉर्सली यानी पीछे, रिब्स लेटरली और डायफ्राम पोस्ट डाउनवर्ड्स। तो डायफ्राम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल, थोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को क्या करता है, ये डिवाइड कर देता है। ठीक है, डायफ्राम डोम शेप का होता है, ये हमारा स्ट्रक्चर है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे पास कुछ मसल सहयोग करते हैं जिससे कि हम इनहालेशन और एक्सहालेशन क्या कर सकते हैं, पूरा कर पाते हैं। ठीक, जिसमें से एक मसल हमने आपको क्या बताया, इंटरकॉस्टल मसल है, और दूसरा मसल क्या है, डायफ्राम है। दिस आर द टू मेजर्स मसल। खैर, इसकी बात हम बाद में करेंगे। इंटरकॉस्टल मसल्स जो हैं वो दो टाइप के होते हैं। इंटरकॉस्टल मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल और इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल। जो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल होता है वो ज़्यादा हेल्प करता है हमारी ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, इज दैट क्लियर टू यू? तो हम यह लिख सकते हैं कि इंटरकॉस्टल मसल्स दो टाइप के होते हैं। एक होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल्स और एक होता है एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स। यानी कि जब हमारी इस स्किन को आप काटेंगे और स्किन को काटने के बाद जो रिब्स के बीच में जो सबसे पहली मसल दिखाई देगी, एक्सटर्नल मतलब बाहर, एक्सटर्नल मीन्स होता है बाहर, तो वो एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल्स है। उसके अंदर साइड को जो लेयर है वो क्या है, इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल, तो सब आपस में अटैच्ड होती है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग अब हम शुरू करेंगे। पहले आपको मुझे थोरेसिक कैविटी बताना जरूरी था, ये मैंने आपको बता दिया, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। 2 मिनट के लिए आप समय लीजिए, इसको नोट डाउन कर सकते हैं। क्लियर? मेरे साथ साथ आप लोग नोट डाउन करते रहा करिए। मेरे साथ साथ अगर आप लोग नोट डाउन नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, तब तो ऐसे सालों लग जाएंगे एक ही चैप्टर को ख़त्म करने में। अब मेरा तो मेन उद्देश्य ये है बच्चों, मैं ऐसे कभी भी क्या कहना चाहिए, कोचिंग्स में मैं जाके नहीं पढ़ाता हूँ। मेरे पास वही बच्चे आते हैं जो जिनके पेरेंट्स काफ़ी पुअर होते हैं और वो पेड नहीं कर पाते, मगर उनका जो एम होता है वो एम थोड़ा हाई होता है, और मेरी यही कोशिश रहती है कि ऐसे बच्चों की मैं मदद करूं। क्योंकि अब मैं जब छोटा था, मेरे फादर भी उतने रिच नहीं थे और मेरी भी किसी ने मदद करी थी, और उन्होंने मतलब ऐसे नेगोशिएबल भी नहीं बोलना चाहिए, इतने कम प्राइस में उन्होंने मुझे पढ़ाया था कि आज मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ। तो मेरा भी यही उद्देश्य रहता है कि मैं जो पुअर बच्चे हैं वो इन चीज़ों को देखें, जो कोचिंग के पैसे को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं वो यहाँ पर सीखें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए अब हम शुरू करते हैं इनहालेशन प्रोसेस। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में हमने अभी क्या पढ़ दिया है, थोरैसिक कैविटी का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ दिया। वेंट्रली स्टर्नम, डोर्सली वर्टिब्रल कॉलम, लेटरली रिब्स, डाउनवर्ड डायफ्राम मसल, रिब्स के बीच में इंटरकॉस्टल मसल्स, कोस्टल जब हम बोलते हैं तो रिब्स। हम यहाँ पर टर्म्स यूज़ करते हैं, बायोलॉजी में हम टर्म्स यूज़ करते हैं, इन्हीं टर्म्स को आप आगे चलकर मेडिकल में यूज़ करेंगे। ठीक है, जब हम बोलेंगे कोस्टल मतलब होता है रिब्स। इंटर दो रिब्स के बीच में, दो रिब्स के बीच का संबंध या दो रिब्स के बीच की जो क्या बोलना चाहिए उसको, जो एनाटॉमी है उसकी हम बात करते हैं इंटरकॉस्टल। अब इंटरनेशनल बोलते हैं, नेशनल अब अमेरिका चले गए इंटरनेशनल। वैसे एक रिब्स जब दूसरी रिब्स से मिलेंगे उसे बोलेंगे इंटरकॉस्टल, सिंगल को बोलेंगे कॉस्टल। यानी जब हम कॉस्टल या इंटरकॉस्टल की बात कर रहे हैं, यानी हम किसकी बात कर रहे हैं, रिब्स की बात कर रहे हैं। दो रिब्स के बीच में मसल लगा होता है, इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि कैसे हमारा जो लंग्स है वो लंग्स और हमारी थोरेसिक कैविटी मिलके इनहालेशन प्रोसेस को और एक्सहेलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। अब इसमें से मैं कुछ आपसे क्वेश्चन पूछूंगा
कि जैसे मान लीजिए ये मैंने आपको एक कंटेनर दे दिया है, ठीक है, ये एयर टाइट कंटेनर है, और एक मैंने, ये बहुत बड़ा कंटेनर है और मैंने आपको एक छोटा कंटेनर और दे दिया, ठीक है, और इसके अंदर मैंने क्या डाल दी, हवा, एयर, इसमें भी एयर डाल दिया, ठीक है। एयर डालने के बाद इसको एयर टाइट कर दिया। अब इसमें तो हवा बाहर न जा सकती है, ना बाहर से हवा कोई अंदर आ सकती है। ये बड़ा जार है, ये छोटा जार है, और इसके अंदर मैंने मान लीजिए कि 20 मॉलिक्यूल्स ऑफ एयर डाल दिए, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18 19 20 और 20 एयर के मॉलिक्यूल्स इसमें भी डाल दिए, ठीक है। 20 मॉलिक्यूल्स एयर के हमने दोनों कंटेनर में डाल दिए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि यहाँ पर जो एयर के 20 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनका प्रेशर ज्यादा होगा कि यहाँ पर जो 20 मॉलिक्यूल्स पड़े हुए हैं उनका प्रेशर ज्यादा होगा? मेरी बात समझ गया आपने? ये छोटा जार है, जाहिर सी बात है कि यहाँ पर ही क्या है, एयर के अंदर मिक्सचर ऑफ गैसेस है, CO2 भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रस क्या बोलते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी है, और बहुत सारी गैसेस है। हर गैसेस अपना अपना, क्योंकि एयर के मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे, वो अपने इस प्रेशर को इन दीवारों के ऊपर लगाएंगे, तो यहाँ पर क्या है, दोनों में वॉल्यूम सेम है, वॉल्यूम दोनों में सेम है, यानी कि यहाँ भी 20 मॉलिक्यूल्स है और यहाँ भी 20 मॉलिक्यूल्स है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पर जो एयर का प्रेशर है, दैट प्रेशर इज लो। क्यों भाई? क्योंकि इसका ये जो जार का कंटेनर है, ये जो कंटेनर है, इसका वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है। इस जार के कंटेनर का वॉल्यूम क्या है, कम है। जब जहां वॉल्यूम कम होगा तो वहां पर जो प्रेशर होगा वो प्रेशर क्या होता है, दैट इज हाई। इज दैट क्लियर टू यू? वो प्रेशर क्या होता है बेटा, हाई होता है, और इसे हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड बॉयल्स लॉ। इसको अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसी बकवास कर रहे हैं, इसका रेस्पिरेशन से क्या लेना देना है? इसका रेस्पिरेशन से लेना देना है, क्या लेना देना है वो अभी हम आपको बताएंगे। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? बॉयल्स लॉ ये बोलता है द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, लिख देते हैं, द प्रेशर inside the container is inversely, the pressure inside the container is inversely proportional to, अब आगे बताएंगे, proportional to container। मैं भी भूल जाता हूँ कभी कभी, ऐसा नहीं है, ठीक है, आप बच्चे हैं, आपका दिमाग शार्प है। तो ये बॉयल्स लॉ, यानी द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, जो प्रेशर इनसाइड द कंटेनर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर होना चाहिए, सॉरी, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। यानी कि जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है वहां प्रेशर क्या है, कम है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जहां पर वॉल्यूम कम है वहां पर प्रेशर क्या है, ज्यादा है, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात समझ में आ गई। अब हमारे लंग्स को भी इसी तरीके से एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर में जो एयर है उस एयर में ऑक्सीजन का प्रपोर्शन जो है दैट इज वेरी हाई। अब हमारे लंग्स को एडजस्ट करना है कि कैसे वो हवा को अंदर खींचेगा। तो मेरा फिर से आपसे एक ही सवाल है कि अब आप ये मुझे बताएं कि जब हम इनहेलेशन करेंगे तो इनहेलेशन करते समय हमको अपने लंग्स के साइज को क्या इंक्रीज करना होगा कि डिक्रीज करना होगा, बताइए। तो जब हम इनहेलेशन करेंगे तो हमको अपने लंग्स के साइज को क्या करना पड़ेगा,
इंक्रीज करना पड़ेगा। हम जब अपने लंग्स के साइज को इंक्रीज करेंगे तो हम क्या करेंगे, जो लंग्स के अंदर का प्रेशर है उस प्रेशर को हम क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। नहीं समझ पा रहे आप, मैं समझाता हूँ आपको। ये बात समझ में आ गई? देखिए, हमने क्या बोला कि हमको अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, ठीक है, हमको अपने वॉल्यूम को बढ़ाना है, लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ाना है, लंग्स की कैपेसिटी को क्या करना है, बढ़ाना है। जैसे अभी आपने निकाल दी हवा, लंग्स का साइज क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ऐसा नहीं होता कि हमारा लंग्स हमेशा बिगर एयर के रहता है, हमारे लंग्स के अंदर कुछ ना कुछ एयर हमेशा बची रहती है, जिसे हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। हमारा लंग्स कभी भी खाली नहीं होता, ठीक है, जब तक हमारे लंग्स में कोई बाहर से शार्प इंजरी ना हो और हमारा लंग्स पूरी तरीके से छेद ना हो जाए, फट ना जाए, तब तक हमारा लंग्स कभी खाली नहीं होता। हमारे लंग्स के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ एयर बची रहती है, उस बची हुई एयर के वॉल्यूम को हम बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है, बची हुई है। लेकिन हमको बाहर से हवा अभी और खींचनी है, जिससे कि हम अपना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन को कर सकें। ये तो आपकी बात सिंपल होगी, वो हमने लास्ट टॉपिक में पढ़ा। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, क्योंकि अब अपने लंग्स के अंदर जो बची हुई हवा है उसके जो मॉलिक्यूल्स यहाँ वहाँ दौड़ रहे हैं, क्योंकि अभी लंग्स क्या हो चुका, कम हो चुका, उसका साइज कम हो चुका है, साइज कम हो चुका है तो वहाँ प्रेशर बढ़ गया। लेकिन जब हम साइज को इंक्रीज करेंगे तो हम साथ साथ में क्या करेंगे, मतलब लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं। जब हमने मान लीजिए अभी हमारा ये साइज है और हमने लंग्स के वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, इतना बड़ा कर दिया, अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम बच गई है। अब ये रेसिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर जो हमारे लंग्स के अंदर बच गई है, अब देखिए कितना बड़ा वॉल्यूम हो गया, ठीक है। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर काफी स्पेस बन गई है। अब यहाँ पर स्पेस बन गई तो क्या होगा, धड़ाम से जो एटमॉस्फेरिक एयर वो खट से हमारे लंग्स के अंदर घुस जाएगी। देखिए रेसिडुअल वॉल्यूम यानी छोटा वाला कंटेनर, अब हमको इसको साइज को बड़ा करना है। बड़ा हम तब कब करेंगे, जब हम इनहेल करेंगे, ठीक है। इनहेल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, अपने एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल को यूज करना पड़ेगा, ये हमारे मसल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो सब बताएंगे, परेशान मत होइए। अब हमको अपने लंग्स के साइज को इंक्रीज किया, जैसे हमने इंक्रीज किया तो वही 20 मॉलिक्यूल्स जो यहाँ छोटे कंटेनर में यानी कि डिफ्यूज लंग्स में पड़े हुए थे, अब वो क्या हो, लंग्स का साइज बड़ा कर दिया आपने। अब वो यहाँ वाला लगे छतराने लगे, गोल गोल घूमने। जैसे ही ऐसा होगा वैसे ही क्या होगी, जो एयर है एटमॉस्फेयर से, जो एयर है ना, ये जो एटमॉस्फेयर में एयर है, मैंने आपको भी लास्ट लेक्चर में बताया था कि एटमॉस्फेयर में क्या है, एयर का प्रेशर हाई है और एयर मूव किधर करती, फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हमने लंग्स के साइज को बढ़ा दिया, कंसंट्रेशन यहाँ कम हो गया, सिर्फ रेसिडुअल वॉल्यूम बची थी, ले धड़ाम से ऑक्सीजन सॉरी एयर क्या हो गई, लंग्स के अंदर घुस गई। दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ठीक है। अब मैं आपको ये बताऊंगा कि मैकेनिज्म क्या बोलते हैं, इसमें कौन कौन से मसल आपके सहयोग करते हैं, ठीक है, वो अभी बाद में बताते हैं। तो हम फिर से इसको बता दे रहे हैं आपको। क्या बताया कि वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स। ये मैं इनहेलेशन की बात कर रहा हूँ, इनहेल जो हम कर रहे हैं, इनहेलेशन करते समय हमें अपने लंग्स के साइज को वी हैव टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स, ठीक है। जब हम लंग्स के वॉल्यूम को करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, टू डिक्रीज द प्रेशर इन लंग। जैसे आपने ये वाली जैसे ही ये एक्टिविटी हुई तो क्या हुआ, एटमॉस्फेरिक एयर ठीक, क्योंकि यहाँ पर क्या कंसंट्रेशन बहुत हाई है, कंसंट्रेशन इज वेरी हाई, रशेस इनसाइड द लंग्स,
तो बॉयल्स लॉ फॉलो होगा। साइज बढ़ाया, ठीक, जैसे हमने लंग्स के वॉल्यूम को बढ़ा दिया वैसे उसके अंदर का प्रेशर कम हो गया। जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो एटमॉस्फेरिक एयर में एयर का कंसंट्रेशन बहुत हैवी है, वहाँ बाहर बहुत ज़्यादा प्रेशर है। जैसे जहाँ जहाँ फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर मैं यहाँ कहीं अपने इस रूम के कोने में एक छोटा सा 3-4 परफ्यूम को वो कर दूँ, छिड़क दूँ, परफ्यूम को छिड़क लेने के बाद कुछ देर में आप देखते हैं कि सभी तरफ क्या हो जाता है, खुशबू घूमने लगती है। कैसे घूमने लगती है? क्योंकि उस कोने में जो परफ्यूम का कंसंट्रेशन वहाँ पर क्या था, हाई था, लेकिन यहाँ कंसंट्रेशन तो कम था। तो फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। एयर क्या होती है? एयर रशेस इनसाइड द लंग्स, ठीक है। और इसीलिए हम इसको इनहलेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ठीक है, इनहलेशन को हम नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग बोलते हैं। क्यों नेगेटिव प्रेशर भैया बोलते हैं, पॉजिटिव प्रेशर क्यों नहीं बोलते? नेगेटिव प्रेशर इसलिए हम लोग बड़ा इसको बोलते हैं क्योंकि हमने क्या किया, जो हमने अपने लंग्स पहले क्या था, सिकुड़ा हुआ था, लंग्स के अंदर प्रेशर बना हुआ था। जैसे हमने उसको इंक्रीज किया तो क्या कर दिया, उसके वॉल्यूम को हमने बढ़ा दिया, वहाँ पर नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो गया। इसीलिए इनहालेशन इज ऑल्सो कॉल्ड नेगेटिव प्रेशर ब्रीथिंग। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हम जल्दी से ये सीख लेते हैं कि इनहालेशन के लिए कौन कौन सी मसल मदद करती है। मसल्स हेल्प इन इनहालेशन। इनहालेशन में कौन कौन सी मसल्स क्या करती है बेटा, हेल्प करती है। या हम ये कह सकते हैं कि हाउ टू इंक्रीज द साइज ऑफ लंग्स। तो हमारे पास दो मसल्स हैं, वन इज इंटरकॉस्टल मसल and another one is diaphragm। ये दो मसल हमारे पास है। इसके साथ साथ आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि एक्सेसरीज मसल भी, कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती है। ठीक है, कुछ एब्डोमिनल मसल्स भी हेल्प करती है, लेकिन अगर आप एक्चुअली में देखेंगे तो हमारे पास इंटरकॉस्टल मसल और डायफ्राम मसल ही है जो कि क्या करती है, रेस्पिरेशन क्या बोलती है, लंग्स के साइज को क्या करती है, इंक्रीज करती है। लंग्स का साइज तभी इंक्रीज होगा जब हमारे थोरेसिक कैविटी का साइज इंक्रीज होगा। थोरेसिक कैविटी के साइज को इंक्रीज करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इंटरकॉस्टल मसल दो प्रकार की होती है, दो टाइप की होती है, एक एक्सटर्नल एक इंटरनल। ठीक है, तो थोरेसिक कैविटी के साइज को इंक्रीज करने के लिए कि जिसके साथ साथ लंग्स भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, उसके लिए हमारे पास जो मसल से बेटा उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल, जो मोस्टली मदद हमारे लिए करती है। एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल जो है बेटा, ये जब कॉन्ट्रैक्ट होती है, कॉन्ट्रैक्शन तो समझते हैं, मसल का मूवमेंट तभी हो सकता है। देखिए, एक तो क्या है, अपने पास जो मसल है, एक स्मूथ मसल्स होता है। देखिए, मसल तीन टाइप के हैं, एक स्मूथ मसल, एक स्केलेटल मसल और एक कार्डियक मसल। स्मूथ मसल हम अपने से मूव नहीं कर सकते, कार्डियक मसल हम इसका कोई वॉलंटरी मूवमेंट नहीं कर सकते हैं, और हमारे पास जो स्केलेटल मसल्स है उसका हम वॉलंटरी मूवमेंट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारी बोन से अटैच होती है। मसल क्या होती है, बोन से अटैच होती है। देखिए, इसको मैं अपनी मर्जी से चाहूँ मूव कर दूँ, मैं जब मर्जी चाहूँ लिख लूँ, मैं जब मर्जी चाहूँ मिटा दूँ। वो टेंडन से क्या होती है, मसल टेंडन से हमारे बोन से क्या होता है, हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ेंगे बताएंगे, उससे वो अटैच रहती है। ठीक है,
इज इट क्लियर? तो ये भी आपके एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, मैंने बताया दो इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल। यहाँ पर ही हमको चेस्ट कैविटी की साइज को इंक्रीज करना है, तो यहाँ पर ही हम कौन सी मसल यूज करेंगे? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल, और हम डायफ्राम को यूज करेंगे। ठीक है, जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है बेटा, जब इसके पास ब्रेन से जो मेड्यूला ऑब्लोंगाटा है, मेड्यूला ऑब्लोंगाटा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, उस रेस्पिरेटरी सेंटर वो बताएंगे, रेस्पिरेटरी सेंटर से जब मैसेज पहुंचता है कि हाँ अब हमें इंस्पायरेशन करना है, तो जैसे हम इंस्पायरेशन करेंगे तो हमारे चेस्ट की साइज को क्या होना? बड़ा होना। बड़ा होगा तो लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। लंग्स का वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। अभी वॉल्यूम क्या है? कम है, ये वॉल्यूम बढ़ेगा। तो इसको बढ़ाने के लिए हमें चेस्ट कैविटी की साइज को इंक्रीज करना होगा। तो हम उसके लिए हमारे पास दो मसल यूज होती है, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और डायफ्राम मसल यूज होती है। जब हमारे पास एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल यूज होती तो upward and outward. External intercostal muscle moves the chest cavity upward and outward. ठीक है, अपवर्ड और आउटवर्ड, यानी चेस्ट कैविटी हमारी क्या हो रही है? बढ़ रही है। और जब हमारा डायफ्राम मसल यूज होता है तो ये एंटीरियो पोस्टीरियर मूवमेंट। ठीक है, इसको बताएंगे अभी हम यहाँ। आपको एनसीईआरटी डायग्राम भी दिया हुआ डायफ्राम के मूवमेंट का। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब मूव करती है तो चेस्ट कैविटी किधर भागती है? अपवर्ड, आउटवर्ड। डायफ्राम जब मसल यूज होता है तो किधर भागता है? एंटीरो एंड पोस्टीरियर मूवमेंट, मतलब दोनों साइड से ये भागता है। कैसे? अभी दिखाएंगे आपको। ये भी रब कर दो इसको। देखिए आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कुछ ऐसा डायग्राम, ये डोम शेप होता है, मैंने बताया था। ये रिब्स है आपकी, लेटरली वेंट्रली क्या स्टर्नम है, ये आपका डायफ्राम है। ठीक है, तो जब डायफ्राम बेटा, जब डायफ्राम मसल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो किधर भागता है? नीचे की ओर भागता है। तो उसे हम आपके जो एनसीईआरटी यूज करती है वर्ड, उस एनसीईआरटी में लिखा जाता है एंटीरियो पोस्टीरियर। यानी कि यहाँ पर ये जो अभी एक्सरसाइज है, चेस्ट कैविटी अपने को बढ़ानी है, तो ये किधर हो जाएगा? ये डाउनवर्ड की ओर भागेगा। तो ये स्पेस क्या हो जाएगी? चेस्ट कैविटी की ओर बढ़ जाएगी, डाउनवर्ड की ओर भागेगा। डायफ्राम मूव्स डाउनवर्ड या एंटीरो पोस्टीरियर। ये रट्टा मारो, एंटीरो पोस्टीरियर, लंग साइज बढ़ गया।